हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विद्र एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ स्टैटिक जीके का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे म्यूजिक, चित्रकला, बुक्स एंड ऑथर और इम्पोर्टेंट डेज से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस जो रेलवे ने अब तक किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हैं और ये क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाएंगे। तो रेलवे के आप एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और से वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, कंजीरा दक्षिण भारत का फ्रेम ड्रम है। इसमें चमड़ी सामान्यतः इगुआना होती है जिसे वृत्ताकार डैश के फ्रेम पर मढ़ा और चिपकाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लकड़ी। कंजीरा क्या है? कंजीरा एक लकड़ी है। ठीक है, कंजीरा दक्षिण भारत का एक फ्रेम ड्रम है। इसमें चमड़ी यानी सामान्यतः इगुआना होती है जिसे वृत्ताकार लकड़ी के फ्रेम पर मढ़ा और चिपकाया जाता है। इससे पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, आला गायन उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में गाए जाने वाले लोकगीतों की एक प्रमुख शैली है। कंजीरा की बात करें तो कंजीरा दक्षिण भारत का एक फ्रेम ड्रम है जो डफली जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? डफली जैसा। इसमें कटहल की लकड़ी का एक गोलाकार फ्रेम होता है जिस पर छिपकली या फिर बकरी की खाल को मढ़ा या चिपकाया जाता है। इसे एक हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ से थाप देकर बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि तीजन बाई छत्तीसगढ़ के एक पारंपरिक रंगमंचीय कला स्वरूप पंडवानी में निष्णात हैं, जिसमें वह संगीतकारों के साथ डैश की कथाओं पर अभिनय करती हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी? तीजन बाई की। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महाभारत। तीजन बाई छत्तीसगढ़ के एक पारंपरिक रंगमंचीय कला स्वरूप पंडवानी में निष्णात हैं, जिसमें वह संगीतकारों के साथ महाभारत की कथाओं पर अभिनय करती हैं। तीजन बाई छत्तीसगढ़ के एक पारंपरिक रंगमंच कला स्वरूप पंडवानी कला में पारंगत प्रथम महिला कलाकार हैं। इसमें वह संगीतकारों के साथ महाभारत की कथाओं पर अभिनय करती हैं, जिन्हें वर्ष 1988 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण तथा 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पंडवानी छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पांडवों की कथा से संबंधित होने के कारण इस नृत्य को पंडवानी नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि मोहन बीड़ा एक संशोधित हवाई यंत्र गिटार है जिसे हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार भी कहा जाता है, जो डैश द्वारा निर्मित और लोकप्रिय किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व मोहन भट्ट। विश्व मोहन भट्ट के द्वारा मोहन बीड़ा एक संशोधित हवाई यंत्र गिटार है। मोहन बीड़ा एक संशोधित हवाईयन गिटार है जिसे हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार भी कहा जाता है, जो विश्व मोहन भट्ट द्वारा निर्मित और लोकप्रिय किया गया था। गिटार के कुछ प्रमुख वादक हैं यहाँ पर ब्रजभूषण काबरा, श्री कृष्ण नलिन मजूमदार और केशव तले गांवकर। अगला क्वेश्चन है कि उन्होंने नृत्य छोड़ दिया और प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खान के संरक्षण में सितार सीखा। वे 1948 से 1956 तक ऑल इंडिया रेडियो के संगीत निर्देशक भी रहे। दिए गए विकल्पों में से उनका नाम चुनें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रविशंकर की बात हो रही है यहाँ पर। पंडित रविशंकर का जन्म वाराणसी में 7 अप्रैल 1920 को हुआ था। उनके बड़े भाई उदय शंकर प्रख्यात नर्तक थे तथा पंडित रविशंकर उनके डांस ग्रुप के एक नर्तक के रूप में देश विदेश के दौरे पर जाते थे। वर्ष 1938 में पंडित रविशंकर अपने नृत्य की वृत्ति को तिलांजलि दे दी और मैहर यानी सताना मध्य प्रदेश में स्थित यहाँ जाकर संगीतकार अलाउद्दीन खां से
संगीत की शिक्षा प्राप्त करने लगे। यहीं उन्होंने रुद्रवीणा और रबाब और सुरसिंगार, सितार, सुरबहार आदि वाद्य यंत्रों के वादन में महारत प्राप्त की तथा ध्रुपद, ख्याल, घमार आदि शैलियों में पारंगत हुए। उन्होंने अपने गुरु बाबा अलाउद्दीन खां की पुत्री अन्नपूर्णा देवी से भी विवाह किया। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हारमोनियम में। हारमोनियम में क्या होता है? कीबोर्ड होता है। अगला क्वेश्चन है कि पंडित जसराज इनमें से किस क्षेत्र से प्रख्यात हैं? तो ये हैं शास्त्रीय संगीतकार। पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतकार। पंडित जसराज भारत के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक हैं। पंडित जसराज का जन्म 1930 ईस्वी में हुआ था। पंडित जी का संबंध मेवाती घराने से है। कौन से घराने से? मेवाती घराने से। बॉलीवुड के गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, समीर अंजान। समीर अंजान ये क्या है? बॉलीवुड के गीतकार हैं जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। और ये बात इनको खुद नहीं पता, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? अनजान। समीर अंजान, ऐसे करके आप रिलेट करके याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, त्यागराज। ये कौन है? कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है त्यागराज। त्यागराज मुथुस्वामी दीक्षिता और श्यामा शास्त्री को कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति कहा जाता है, जबकि पुरंदरदास को कर्नाटक शैली का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डैश को संस्कृत पाठ में शततंत्री वीणा के रूप में जाना जाता है। इसमें 72 तार हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संतूर। संतूर को संस्कृत पाठ में शततंत्री वीणा के रूप में जाना जाता है। इसमें कितने तार हैं? 72 तार हैं। संतूर एक वाद्य यंत्र है। संतूर को संस्कृत पाठ में शततंत्री वीणा के रूप में जाना जाता है। संतूर अखरोट की लकड़ी से बना होता है। इसमें 72 तार होते हैं, जो 2 हल्की नक्काशीदार लकड़ी के मेलेट के साथ बजाए जाते हैं। भारत के प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित रवि कुमार शर्मा, रुस्तम सोपोरी, वर्षा अग्रवाल और तरुण भट्टाचार्य आदि हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शिव कुमार शर्मा। ये प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। अगला क्वेश्चन है कि ठुमरी जो अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है, की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गिरजा देवी को। ठुमरी जो अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है, इनको रानी के रूप में किसको? गिरजा देवी को। ठुमरी अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है। इसमें रस, रंग, भाव की प्रधानता होती है। इसमें राग की शुद्धता की तुलना में भाव सौंदर्य को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। यह विविध भावों को प्रकट करने वाली शैली है जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। इस शैली की रानी के रूप में गिरजा देवी को जाना जाता है, जो बनारस घराने की एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका थीं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का राग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधुवी भैरवी। ये कर्नाटक संगीत का एक राग है, सिंधु भैरवी। सिंधु भैरवी कर्नाटक संगीत का एक राग है जो प्रातःकाल गाया जाता है, जबकि ठुमरी, ख्याल और टप्पा ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के राग हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश भारत की गजल क्वीन है जिसे 1975 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही जवाब है बेगम अख्तर। बेगम अख्तर भारत की एक गजल क्वीन है जिसे 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
बेगम अख्तर भारत की गजल क्वीन कहलाती थी। इन्हें 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 7 अक्टूबर 1914 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में हुआ था। बेगम अख्तर गजल, ठुमरी और दादरा गायन शैली की बेहद लोकप्रिय गायिका थी। अगला क्वेश्चन है कि पंडित नारायण राव बोडस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घराना से संबंधित थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्वालियर घराना से। हम किसकी बात कर रहे हैं? पंडित नारायण राव बोडस हिंदुस्तानी की। तो ये किस घराना से थे? ग्वालियर घराना से। तो इसको कैसे याद रखेंगे आप? देखिए, आप इसको ऐसे याद रखिए कि जैसे नारायण ग्वाले बन गए। ठीक है, नारायण क्या हुआ? नारायण ग्वाले बन गए। तो नारायण से नारायण राव, ग्वाले से ग्वालियर घराना। पंडित नारायण राव बोडस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ग्वालियर घराने से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त किराना घराने से संबंधित करीम खां, बनारस घराने से संबंधित सितारा देवी और रामपुर घराना से संबंधित गुलाम मुस्तफ़ा खान प्रसिद्ध हिंदुस्तानी संगीतों के घराने से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुभा मुदगल इनमें से किससे संबंधित हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं सुभा मुदगल। सुभा मुदगल ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, ख्याल, ठुमरी और दादरा की भारत की एक प्रसिद्ध गायिका है। इन्हें सन 2000 में पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये हैं शहनाई से। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किससे हैं? शहनाई से। तो देखिए, इसको आप ऐसे याद कर लीजिए। वैसे ये काफ़ी फेमस हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई से हैं। ठीक है, तो इनको याद करना, अगर फिर भी याद करना है तो आप ऐसे याद कर लीजिए, बिशु। ठीक है, देखिए बिशु क्या है? अब बिशु एक केरल का फेस्टिवल भी है। तो आप यहाँ से विश से बिस्मिल्लाह और सु से शहनाई ऐसे याद कर सकते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक थे। इनका जन्म बिहार में हुआ था। 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह तीसरे संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ। बिस्मिल्लाह खां संगीत के क्षेत्र में भारत को एक विशिष्ट पहचान अमेरिका जैसे देशों तक दिला चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? श्रीमती एन राजम की बात कर रहे हैं हम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ये वायलिन से संबंधित हैं। ठीक है, एन राजम। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, रब्बा से। ठीक है, रब्बा गाना सुना है, रब्बा मेरे। ठीक है, ऐसे करके जो एक गाना है। तो र से राजम और वा से वायलिन। श्रीमती एन राजम वायलिन वादन से संबंधित हैं। वह उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। इन्हें 2004 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन महाभारत महाकाव्य पर आधारित लोक गायन की पंडवानी शैली से संबंधित है? तो पंडवानी शैली से कौन है? तीजन बाई, ये काफ़ी फेमस है। ठीक है, महाभारत महाकाव्य पर आधारित लोक गायन की पंडवानी नृत्य शैली छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध लोक गायन शैली है। पांडवों की कथा से संबंधित होने के कारण इसे पांडवानी नाम दिया गया। इस गायन में नर्तक पांडवों की कथा को गाकर नृत्य करते हैं। तीजन बाई पंडवानी शैली की प्रमुख कलाकार है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी लोक गायिका तीजन बाई लोक संगीत की किस विद्या की प्रणेता हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, पंडवानी की हैं ये। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो आपको बताना है। तो पखावाज शिव कुमार शर्मा पखावाज थे तो नहीं थे। शिव कुमार शर्मा, तो यही गलत हो जाएगा तुम्हारा। पंडित रविशंकर सितार, ये सही है। अमजद अली खां सरोद तबला, किशन महाराज, ये भी सही है।
पंडित रविशंकर सितार वादक। अमजद अली खान, देखिए पंडित रविशंकर कौन सा यंत्र बजाते थे, सितार, और अमजद अली खान सरोद और किशन महाराज तबला, जबकि शिव कुमार ये संतूर वादक हैं, न कि पखाबाज। अमजद अली खान इनमें से किस वाद्य यंत्र से हैं, तो अभी आया था यहाँ पर अमजद अली खान सरोद, तो ये किससे हैं, अमजद अली खान सरोद से। आप इसको ऐसे और रिलेट करिएगा, कभी नहीं भूलोगे। देखिए अमजद, इसके लास्ट में दा आ रहा है और सरोद में भी दा आ रहा है, तो अमजद अली खान सरोद, अमजद सरोद। अमजद, उस्ताद अमजद अली खान सरोद वादक हैं। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी से काफ़ी फेमस हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई से, ठीक है। शिव कुमार शर्मा संतूर से, शिव संतूर, यहाँ तो ऐसे ही आ रहा है, पहले नाम से आप रिलेट कर लीजिए। कौन संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है, इनमें से इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है, कौन सा बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वीणा इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है, बाकी तबला, रबाब, सितार ये इंडो इस्लामिक मूल के हैं। बीड़ा भारत के लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है, जिसका प्रयोग प्रायः शास्त्रीय संगीत में किया जाता है, जबकि तबला, रबाब और सितार इंडो इस्लामिक मूल है। अगला क्वेश्चन है इनमें, वी बलसारा, वी बलसारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन बी, पियानो। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, देखिए वीआईपी ऐसे याद करिए आप, वीआईपी में बहुत सारा बल होता है, ठीक है। जो वीआईपी लोग होते हैं ना, वीआईपी लोग, उनमें क्या होता है, उनमें बल भी ज़्यादा होता है, ऐसे याद रखिए आप। तो वीआईपी में बल ज़्यादा होता है, तो वी से तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी और बल से बी बलसारा, और पी से क्या हो जाएगा, पियानो, ठीक है। वी बलसारा पियानो वाद्य यंत्र से संबंधित थे। उनका जन्म 22 जून 1922 को मुंबई में हुआ था और इनकी मृत्यु 24 मार्च 2005 को कोलकाता में हुई थी। वी बलसारा पियानो से संबंधित थे, ध्यान रखना। इनमें से निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है, संतूर से पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर से हैं, और ये पर उस्ताद अमजद अली खान ये सरोद से है ना, बोला था ना द इसके लास्ट में और सरोद में भी द आता है, ठीक है। तो उस्ताद अमजद अली खान किससे हैं, सरोद से। अमजद अली खान एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं, जिनको भारत सरकार द्वारा 1991 में कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण, माफ कीजिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 1991 में, और 1963 में मात्र 18 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली अमेरिका यात्रा की थी। इस यात्रा में पंडित बिरजू महाराज के नृत्य दल की प्रस्तुति के साथ अमजद अली खान का सरोद वादन भी हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र हरि प्रसाद चौरसिया बजाते हैं, तो ये बांसुरी बजाते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको, हरि, हरि मतलब हरि, हरि के अवतार कौन थे, कृष्ण, ठीक है। कृष्ण जी किसके थे, हरि के ही तो थे, तो कृष्ण जी क्या बजाते थे, बांसुरी, तो आप यहां से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का जन्म 1 जुलाई 1938 को प्रयागराज में हुआ था। इन्होंने काफ़ी समय तक ऑल इंडिया रेडियो के साथ भी काम किया। 1984 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला था इनको, 1984 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, और 1992 में इनको पद्म भूषण, और 2000 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इनमें से कौन सा सितार वादक नहीं है, ठीक है। तो पंडित रवि कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा ये क्या बजाते हैं, ये संतूर बजाते हैं, ठीक है, बी करेक्ट है। अनुष्का शंकर सितार, उस्ताद विलायत खान सितार, पंडित रविशंकर सितार, ठीक है, आप याद रखिए इनको, अनुष्का सितार, उस्ताद विलायत खान सितार, पंडित रविशंकर सितार। संगीत में प्रमुख वाद्य और उसके वादक, देखिए सितार की बात करें तो पंडित रविशंकर, उस्ताद विलायत खां, अनुष्का शंकर, निखिल बनर्जी और बंदे हसन, ये सभी सितार वादक हैं। पंडित रविशंकर, उस्ताद विलायत खां, अनुष्का शंकर, निखिल बनर्जी और बंदे हसन। संतूर की बात करें तो पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी, तरुण भट्टाचार्य, ये सभी संतूर वादक हैं। तबला वादक की बात करें, अल्लाह रखा खां, लतीफ़ खां, गुदई महाराज और जाकिर हुसैन, ये सभी तबला बजाते हैं।
बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष बहुत इंपॉर्टेंट है, राजेंद्र कुलकर्णी बहुत इंपॉर्टेंट है, और राजेंद्र प्रसन्ना। राजेंद्र नाम से दोनों ही बांसुरी बजाते हैं, कुलकर्णी हो या फिर प्रसन्ना। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र यानी विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है? इनमें से कौन सा, बताइए कौन सा है जो विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, खोल। ये विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। बाकी शहनाई, तुरही और सैक्सोफोन ये सभी क्या है? विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। खोल चमड़े, चिकनी मिट्टी और चरम पत्र और धान के चूड़ से बना एक ताल वाद्य यंत्र है। यह पारंपरिक वाद्य यंत्र पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इसका एक सिरा छोटा और एक सिरा बड़ा होता है। शहनाई, सैक्सोफोन और तुरही वायु संगीतक वाद्य यंत्र हैं। अगला है कि उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगाड़ा के समकक्ष दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र कौन सा है? जैसे उत्तर भारत में तो हो गया नगाड़ा, इसी के जैसा दक्षिण भारत में क्या है? तो दक्षिण भारत में है, इसको बोलते हैं छेंदा। क्या बोलते हैं? छेंदा। दक्षिण छ, यहां पर देख रहे हो छ, छेंदा। उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगाड़ा है, जबकि इसी के समकक्ष दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र है छेंदा। अब जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस होंगे पेंटिंग से, चित्रकला से रिलेटेड। राजस्थान में डैश की संरचना 9 ग्रहों की थीम पर आधारित है। ये किसकी संरचना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, माफ कीजिए डी, ऑप्शन जवाहर कला केंद्र। राजस्थान में जवाहर कला केंद्र की संरचना, आई रिपीट, राजस्थान में जवाहर कला केंद्र की संरचना ये 9 ग्रहों की थीम पर आधारित है। जवाहर कला केंद्र राजस्थान जयपुर में स्थित एक बहुकला केंद्र है। इसे राजस्थान सरकार ने बनवाया। इसमें राजस्थानी कलाएं, हस्तकलाएं देखने को मिलती हैं। इसका वास्तुकार चार्ल्स कोरिया ने 1986 ईस्वी में बनाया था तथा यह 1993 में बनकर तैयार हुआ था। जवाहर कला केंद्र 9 ग्रहों की थीम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि राजा रवि वर्मा इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्रकारी। आइए जानते हैं राजा रवि वर्मा के बारे में। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे। इनका जन्म वर्ष 1848 में केरल में हुआ था, जिन्हें भारतीय कला के इतिहास में महानतम चित्रकारों में गिना जाता है। इन्होंने भारतीय साहित्य, संस्कृति और पौराणिक कथाओं जैसे महाभारत और रामायण इनके पात्रों का जीवन चित्रण किया है। सन 1904 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने इन्हें ब्रिटिश एम्परर की केसर-ए-हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था तथा इनके सम्मान में मवेलीकारा केरल में फाइन आर्ट्स कॉलेज की स्थापना की। तो देखिए इनसे कितनी कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि राजा रवि वर्मा एक चित्रकार थे। इनका जन्म 1848 में केरल में हुआ था। उसके बाद में ये जो चित्रकारी करते हैं तो ये किस पर? महाभारत और रामायण पर बेस होती हैं इनकी। सन 1904 में ब्रिटिश इंडिया में जो कर्जन था, इन्होंने इसे कि एम्परर की ओर से केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था और इन्हीं के सम्मान में मवेलीकारा और केरल में फाइन आर्ट्स कॉलेज की स्थापना की गई। राजा रवि वर्मा का संबंध किस राज्य से है? तो ये केरल से है, अभी पढ़ा था हमने। अगला क्वेश्चन, तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चोल। तंजौर चित्रकला का, ठीक है, चोल के में। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। चोर ने चोला तज दिया, चोर ने चोला तज दिया, ठीक है। इसका मतलब आप समझ पाएंगे, ठीक है। चोर से चोर जाने दो, चोल से चोल हो गए, ठीक है। तज दिया, तज से तंजौर। तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव चोल राजवंश के शासनकाल में हुआ था। इस राजवंश का काल
9वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 13वीं शताब्दी के बीच तक था। तंजौर भित्ति चित्रकला में प्रमुख बृहदेश्वर मंदिर, सरस्वती महल पुस्तकालय, स्वार्ट्ज चर्च, रॉयल संग्रहालय आदि हैं। अगला क्वेश्चन है कि मधुबनी कला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। हम बात कर रहे हैं किसकी, मधुबनी की। तो ये कहाँ से है, ये मधुबनी है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बिहार से। मधुबनी कला अथवा मिथिला पेंटिंग, ठीक है, इसको मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं। क्षेत्र जैसे बिहार के दरभंगा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख कला है। मधुबनी चित्रकला दीवार, कैनवास एवं हस्त निर्मित कागज पर वर्तमान समय में चित्रकारों द्वारा बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला रूप का प्रचलन है। तो वही क्वेश्चन है मधुबनी पेंटिंग का। देखिए मधुबनी कला क्या है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है मधुबनी कला के बारे में जानना। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि बार बार क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं। मधुबनी कला क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बिहार में प्रचलित एक लोक कला है मधुबनी कला। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चित्रकला का नाम बिहार के एक जिले के नाम पर रखा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मधुबनी। डी ठीक है, इसका मधुबनी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कालीघाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से कौन सा शहर है जो कालीघाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता। कोलकाता किसके लिए, कालीघाट पेंटिंग के लिए। तो कोलकाता, और यहाँ पर भी का आ रहा है, यहाँ पर भी का, तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो इसको। कलकत्ता शहर के काली मंदिर के पास कागज, टाट या कपड़े पर बने चित्र जो स्थानीय बाजार की मांग पर आधारित थे, उन्हें कालीघाट के चित्र कहा गया। इनमें धार्मिक कथाओं, देवी देवताओं या सामाजिक विषयों को ध्यान में रखकर चित्र बनाए गए। अगला है फड़ नामक राजस्थानी चित्रकला शैली चित्रकारी डैश का एक रूप है। हम बात कर रहे हैं फड़ की, तो ये कहाँ का है, ये है धार्मिक, ठीक है। फड़ नामक राजस्थानी चित्रकला, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फड़ कहाँ की है, ये राजस्थान की है। फड़ राजस्थान, ऐसे याद रखिए आप, राजस्थान वाले फड़फड़ाते नहीं हैं, ठीक है। वो कोई भी सीरियस मैटर हो उसे बड़े इजीली हैंडल करते हैं, ठीक है। तो राजस्थान वाले क्या है, फड़फड़ाते नहीं है। तो फड़ कहाँ का हो गया, राजस्थान का। तो यहाँ से देखिए फड़ नामक राजस्थानी चित्रकला, ये किस चित्रकारी का है, तो धार्मिक है ये, आप ये भी ध्यान रखिए। राजस्थान के भीलवाड़ा क्षेत्र में कपड़े की पृष्ठभूमि पर लोक देवता देवनारायण एवं पाबूजी आदि के जीवन पर आधारित एवं उनकी शौर्य गाथाओं पर बनाए जाने वाले पारंपरिक अनुष्ठानिक कुंडली चित्र को फड़ चित्र कहते हैं। फड़ केवल एक चित्र मात्र नहीं है, यह अपने आप में देव स्वरूप है, इसलिए इसे पवित्र और धार्मिक चित्रकला शैली माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला की निम्न में से किस शैली का उपयोग किया जाता है। इनमें से बताइए कौन सी कला है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलम। घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कोलम है ये। घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कोलम शैली का उपयोग किया जाता है। इसको बनाने के लिए चावल का आटा, चौक का पाउडर इत्यादि सामग्री उपयोग में लाई जाती है। यह मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों तमिलनाडु में बनाई जाने वाली कलाकृति है। अगला क्वेश्चन है थाका चित्रकला में सूत या रेशम से बने कपड़ों पर भगवान डैश के चित्र बनाए जाते हैं। थाका चित्रकला की बात कर रहे हैं हम। तो किसके चित्र बनाए जाते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा बुद्ध के, ठीक है। आप इसको ऐसे याद करिए, रखिए कि बूथ बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, बूथ, ठीक है। बूथ तो समझते हैं ना आप। तो बू से क्या हो जाएगा, बुद्ध, और थ से थाका, ठीक है। थाका चित्रकला में सूत या रेशम से बने कपड़ों पर भगवान किसके
बूथ बनाए जाते हैं मतलब बुद्ध के चित्र बनाए जाते हैं, किसके? थांका के। भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित चित्रकला को थाका चित्रकला कहते हैं। यह चित्रकला भारतीय, नेपाली और तिब्बती संस्कृति की अनुपम मिसाल है। इसके माध्यम से तिब्बत धर्म, संस्कृति और दार्शनिक मूल्यों को अभिव्यक्त किया जाता है। इस चित्रकला में सूत या रेशम से बने कपड़े पर भगवान बुद्ध के चित्र बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस समुदाय ने पिछली 3 शताब्दियों से ब्लॉक प्रिंटिंग को जारी रखा है? कौन सा समुदाय है वो, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा छिप्पा। पिछली 3 शताब्दियों से ब्लॉक प्रिंटिंग को क्या रखा है? उसने जारी रखा है। तो देखिए, ब्लॉक प्रिंटिंग को राजस्थान वालों ने, ऐसे समझिए इसको, ब्लॉक प्रिंटिंग, ठीक है, ब्लॉक प्रिंटिंग को छिपा रखा है, ठीक है। ब्लॉक प्रिंटिंग को राजस्थानियों ने छिपा रखा है। तो छिपा से छिप्पा, छिप्पा क्या हो जाएगा? समुदाय। ये छिप्पा समुदाय है जिसने राजस्थान की पिछली 3 शताब्दियों से ब्लॉक प्रिंटिंग को जारी रखा है। ब्लॉक प्रिंटिंग पारंपरिक तकनीकी में से एक है जिसका श्रेय राजस्थान के छिप्पा समुदाय को जाता है। छिप्पा समाज के लोग भारत के पुरातन बुनकर समाज के लोग हैं। छिप्पा शब्द नेपाली भाषा के 2 शब्दों छी अर्थात डाई करना एवं पा अर्थात धूप में सुखाना से मिलकर बना होता है। इस समुदाय के लोग राजस्थान में पिछले 3 शताब्दियों से ब्लॉक प्रिंटिंग करते आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि बार्ली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये कहाँ की है? ये है महाराष्ट्र की, वारली महाराष्ट्र की। वारली लोक चित्रकला एक प्राचीन भारतीय कला है जो महाराष्ट्र की जनजाति वारली द्वारा बनाई जाती है। यह कला वारली समुदाय के जीवन के मूल सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है। इन चित्रों में मुख्यतः फसल पैदावार, ऋतु, शादी, जन्म और धार्मिकता को दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ की बात कर रहे हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चिकनकारी, ठीक है। लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, आप इसको ऐसे याद रखिए, लाखन, ठीक है, लाखन कैसा है? लाखन चिकना है, ठीक है। लाखन ने चिकन खाई, ठीक है, लाखन ने चिकन खाई, ऐसे याद रखिए। लाखन ने चिकन खाई और वो भी कढ़ाई में, ठीक है। लाखन ने चिकन खाई कढ़ाई में, तो लाखन से लखनऊ, चिकन से चिकनकारी, कढ़ाई से कढ़ाई, ठीक है। तो अब देखिए लखनऊ क्या है? लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो कढ़ाई की एक पारंपरिक कला है चिकनकारी और उसके लिए लखनऊ प्रसिद्ध है। चिकनकारी लखनऊ की कढ़ाई और कसीदाकारी की एक प्रसिद्ध शैली है। यह लखनऊ की कसीदाकारी का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसमें महीन कपड़े पर सुई धागे से विभिन्न टाँकों द्वारा हाथ से कढ़ाई की जाती है। मुर्रे, जाली, बखिया और आदि 36 प्रकार के चिकन की शैलियाँ होती हैं। फुलकारी पंजाब की कढ़ाई की शैली है जो चुनरी दुपट्टों पर हाथ से की जाती है। कांथा पश्चिम बंगाल की कसीदाकारी है जिसका उपयोग बंगाल में महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक कांथा साड़ियों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कढ़ाई की कला चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो अभी हमने पढ़ा था इसको कैसे, कि लाखन कढ़ाई में चिकन खा गया, लाखन कढ़ाई में चिकन, तो लाखन से लाखन कढ़ाई की कला थी चिकनकारी, और लाखन से क्या हो गया था? लखनऊ, ठीक है। तो ये लखनऊ हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि म्यूरल पेंटिंग्स का भारत में विकास डैश से डैश तक हुआ था? तो ये कब हुआ था म्यूरल पेंटिंग्स का? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 2री शताब्दी से लेकर के और 10वीं शताब्दी तक हुआ था म्यूरल पेंटिंग्स का भारत में विकास। म्यूरल पेंटिंग्स का भारत में विकास
दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी तक हुआ। यह सबसे पुरानी चित्रकला है। प्रागैतिहासिक युग के ऐतिहासिक रिकॉर्ड में पहले मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, लेकिन कुछ समय बाद लोगों द्वारा मिट्टी का प्रयोग दीवारों पर चित्र बनाने के लिए किया जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, द लास्ट सपर नाम का प्रसिद्ध चित्र किसने चित्रित किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लियोनार्डो द विंची। लियोनार्डो द विंची ने द लास्ट सपर नाम का प्रसिद्ध चित्र को चित्रित किया था। द लास्ट सपर 15वीं शताब्दी में प्रसिद्ध इतालवी चित्रकार लियोनार्डो द विंची द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग है। यह तस्वीर मिलान शहर के सांता मारिया डेल ग्राजी चर्च में एक दीवार पर चित्रित है और यह विश्व में सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक अध्ययन की जाने वाली कलाकृतियों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? इनमें से कौन सा था वो जिसने बनाई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अतुल डोंडिया। किसने बनाई थी? अतुल डोंडिया ने। ठीक है, फिर से याद करिए इसको, अतुल डोंडिया ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। ठीक है, चित्रों की आप ऐसे समझिए कि अतुल ने क्या किया था, डंडों की एक श्रृंखला बना दी। एक डंडा ये, एक डंडा ये, एक डंडा ये, एक डंडा ये, एक डंडा ये। ठीक है, ऐसे करके उसने क्या एक चेन बना दी, श्रृंखला। किसने बनाई? अतुल ने। तो अतुल डोंडिया ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। डंडे से डांडिया आप याद रख सकते हो। अतुल डोंडिया ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, चेरियल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही है, किस राज्य से संबंधित है? चेरियल की बात कर रहे हैं, तो ये कहां से है? तेलंगाना से। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि तेल चोरी हो गया। ठीक है, तेल चोरी हो गया, तेल चोरी हो गया। तेल से तेलंगाना, चोरी से चेरियल। तेल से तेलंगाना, चोरी से चेरियल। तो चेरियल कहां की है? ये तेलंगाना की है। और भी देख लेते हैं। चेरियल तो तेलंगाना की हो गई। उसके बाद में मधुबनी कहाँ की है? बिहार की। वर्ली महाराष्ट्र की। पट्टचित्र कहाँ की है? उड़ीसा की। ये भी इंपॉर्टेंट है, पट्टचित्र कहाँ की है? उड़ीसा की है। कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश की। गोंड मध्य प्रदेश की, इंपॉर्टेंट है। फड़ राजस्थान की। ठीक है, अभी हमने याद किया था जैसे राजस्थान वाले फड़फड़ाते नहीं है, कोई भी मैटर हो इतना सीरियस हो फिर भी वो फड़फड़ाते नहीं है, तो फड़ कहाँ का हो गया? राजस्थान का। ऐसा इमेजिन कर लीजिए। कालीघाट कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में कैसे कालीघाट है। ठीक है, अगला है, कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र क्या है? तो कलमकारी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश के ये मसूलीपट्टनम में। ठीक है, फुलकारी भारत के किस राज्य के लिए प्रसिद्ध कढ़ाई है? फुलकारी किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? फुलकारी की बात हो रही है। ठीक है, फुलकारी कहाँ की है? ये आई थिंक ये यूपी की है। ठीक है, कहाँ की है ये? फुलकारी की बात हो रही है। फुलकारी यूपी की नहीं है। ठीक है, गलत जवाब। ये जो है ये पंजाब की है। फुलकारी कहाँ की है? पंजाब की। तो आप इसको ऐसे याद करिए, आजा फुल पंजा लड़ाते हैं। ठीक है, आजा फुल पंजा लड़ाते हैं, फुल पंजा लड़ाते हैं। ठीक है, तो फुल से फुलकारी, पंजा से पंजाब। फुल पंजा लड़ाते हैं, फुल से फुलकारी, पंजा से पंजाब। रेशम के धागों से तरह तरह की ज्यामितीय आकृतियों को बनाने की कढ़ाई फुलकारी के नाम से जानी जाती है। यह मुख्य रूप से पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी प्रसिद्ध है। आप ध्यान रखना, कई बार पंजाब ऑप्शन में ना हो तो जम्मू कश्मीर हो तो उसे टिक कर देना। अब जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ये होंगे इंडियन ड्रेस से रिलेटेड क्वेश्चंस। वो सभी क्वेश्चंस जो रेलवे ने अब तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे हैं। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इंडियन ड्रेस का। गुजरात की पारंपरिक बुनाई को डैश के रूप में जाना जाता है? गुजरात की बहुत फेमस है पटोला। गुजरात की क्या है? पटोला। आप इसको देखिए याद करते हैं ना, पटेला, पटेला, पटेल गुजर गया। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखिए। पटेल नाम से कोई व्यक्ति था, मान लीजिए वो गुजर गया। पटेल गुजर गया, पटेल गुजर गया, पटेल गुजर गया। पटेल से पटोला, गुजर से गुजरात।
हालांकि ये गुजरात की बहुत फेमस है। कांजीवरम कहाँ की? तमिलनाडु की। पटोला गुजरात की। जमदानी पश्चिम बंगाल की। जरदोजी वाराणसी की। ठीक है, कांजीवरम ये कहाँ की है? तमिलनाडु की। तो इसको आप ऐसे याद करिए, कांता से याद कर लीजिए। ठीक है, कांता गई। ठीक है, तो कान से कांजीवरम हो गया, ता से तमिलनाडु। ठीक है, एक है जमदानी पश्चिम बंगाल। आप इसको ऐसे याद कर लिए, जम पीछे पड़ गए। ठीक है, जम पीछे पड़ गए, तो जम से जमदानी, पीछे से पश्चिम बंगाल। और एक रहेगी जरदोजी, जरदोजी वाराणसी की। इसको कैसे याद करेंगे? इसको आप जारवा, एक जारवा जनजाति होती है, पता है आपको? जारवा, जारवा एक जनजाति है, ये कहाँ की है? अंडमान निकोबार में है। ठीक है, तो एक तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये जारवा जनजाति है, ये अंडमान निकोबार की है। और ऊपर से आप ये पारंपरिक बुनाई वाराणसी की है, इसे भी आप इससे रिलेट करेंगे। जार से जारदोजी हो गया, और वहाँ से वाराणसी, जहाँ से जारदोजी वहाँ से वाराणसी, उत्तर प्रदेश का। अगला देखिए, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय, कॉस्ट्यूम म्यूजियम किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा में। कॉस्ट्यूम म्यूजियम कहाँ है? गोवा में। ठीक है, गोवा में ही होगा, आपने देखा होगा गोवा में ज़्यादातर लोग, ठीक है, आते हैं, बाहर के टूरिस्ट स्टेट है, तो वहाँ पर क्या है, वहीं पर रख दिया है। ठीक है, ऐसे करके इमेजिन कर लीजिए। दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटलोई पोशाक किस राज्य से संबंधित है? पोटलोई पोशाक की बात हो रही है, ये कहाँ की है? पोटलोई ये मणिपुर की है। ठीक है, पोटलोई, तो इसको कैसे याद करेंगे? मणि, आप इसको ऐसे याद करिए, पोटलोई। देखिए, मणि वाले को पोट चाहिए, ठीक है, मणि वाले को बोट चाहिए, ऐसे याद करो। मणि, जिसके पास मणि है उसको बोट चाहिए। ठीक है, या फिर हम बोट उसी को देंगे जिसके पास मणि है। तो मणि वाले को क्या चाहिए? बोट, बोट से पोट का ही कर लेना। ठीक है, पोटलोई कहाँ का हो गया? ये मणिपुर का। दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटलोई पोशाक मणिपुर राज्य से संबंधित है। यह पोशाक अलंकृत ढोलाकार होती है, यह शास्त्रीय नृत्य के समय पहनी जाती है। अगला क्वेश्चन है, वह कपड़ा कौन सा है जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, खादी। खादी वह वस्त्र था जिसने स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक के रूप में खादी का जन्म साबरमती आश्रम में हुआ। आश्रम नियमों में से एक नियम यह था कि सभी निवासियों को भारतीय धागों से हाथ से बुने हुए कपड़े पहनने चाहिए। गांधी जी ने खादी वस्त्रों की महत्ता बताते हुए कहा कि खादी केवल वस्त्र नहीं बल्कि विचार है। अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस होंगे मार्शल आर्ट और वॉरफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस। डैश मणिपुर की विशेष मार्शल नृत्य शैली है जिसमें कौशल, रचनात्मकता और स्फूर्ति का अनूठा प्रदर्शन शामिल होता है और जिसमें कलाकार नकली लड़ाई अनुक्रम का अभिनय करते हैं। कौन सी है मणिपुर की इनमें से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थांग ता। ये काफ़ी फेमस है, आपको पता होगा। ठीक है, थांग ता। थांग ता ये मणिपुर की विशेष मार्शल नृत्य शैली है। इसमें थांग का मतलब होता है तलवार और ता का मतलब होता है माला। यह नृत्य अन्य शस्त्र कलाओं की तरह शारीरिक बल, बुद्धि के उचित प्रयोग से प्रस्तुत की जाती है, जिसमें कलाकार नकली लड़ाई अनुक्रम का अभिनय करते हैं। रंगमा नृत्य नागालैंड की युद्ध कला है जिसमें
नर्तक योद्धाओं के कपड़े पहनकर लयबद्ध तरीके से ढोल की थाप पर चलते हैं। फिर से सुनिए। रंगमान नृत्य नागालैंड की युद्ध कला है जिसमें नर्तक योद्धाओं के कपड़े पहनकर लयबद्ध तरीके से ढोल की थाप पर चलते हैं। चाक्यार कुथु भारत के केरल राज्य की महाकाव्य प्रदर्शन कला है तथा सिंधी छम सिक्किम राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। सिंधी छम, ठीक है। चाक्यार कुथु कहाँ का हो गया? भारत के केरल राज्य की महाकाव्य प्रदर्शन कला। रंगमान नृत्य ये नागालैंड की युद्ध कला। देखिए, रंगमान नृत्य नागालैंड की युद्ध कला होगी। चाक्यार कुथ ये केरल राज्य की महाकाव्य दर्शन कला और सिंधी छम ये सिक्किम राज्य का शास्त्रीय नृत्य। अगला क्वेश्चन है खंबा थोईबी। खंबा थोईबी डैश का महत्वपूर्ण प्रदर्शन कला रूप है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डी, मणिपुर। खंबा थोईबी कहाँ का है? ये है मणिपुर का। आप इसको ऐसे याद रखिए कि मणि मिल जाए तो खंबा लगाएंगे, ठीक है। मणि मिल जाए तो खंबा, खंबा समझते हो ना, ठीक है। मणि मिल जाए, ठीक है, मणि ढूंढने जा रहे हैं, और अगर मणि मिल गई तो शाम को खंबा लगाएंगे, ठीक है। तो मणि से मणिपुर, खंबा से खंबा थोईबी। खंबा थोईबी नृत्य एक लोकप्रिय कला है जिसे मणिपुर में व्यापक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य एक युगल प्रदर्शन है जिसमें खंबा के खुमान वंश के एक गरीब और बहादुर बालक की कहानी का वर्णन किया जाता है जिसमें मोइरंग की राजकुमारी थीवी के साथ प्यार हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि डैश मणिपुरी मार्शल आर्ट की एक शैली है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, थांगटा। थांगटा कहाँ की है? मणिपुर की मार्शल आर्ट की शैली है। थांगटा का अर्थ सशस्त्र मुकाबला करना होता है। इसमें भाले का उपयोग गैर मिसाइल के रूप में किया जाता है। अन्य हथियारों में ढाल और कुल्हाड़ी शामिल हैं। अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस होंगे बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड। लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कविता राव। ये किसकी है? लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, ये है कविता राव। लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ द इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन नामक पुस्तक की लेखक कविता राव हैं। इस पुस्तक में रुखमाबाई राउत की कहानी है जो एक भारतीय चिकित्सक और नारीवादी थी। यह औपनिवेशिक भारत में अभ्यास करने वाली पहली महिला डॉक्टर थी। शंकरदेव द्वारा रचित भावना में निम्नलिखित में से किस पारंपरिक भाषा का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रजावली। शंकरदेव द्वारा रचित भावना में किस पारंपरिक भाषा का? तो ब्रजावली का प्रयोग किया गया है। शंकरदेव द्वारा रचित भावना में ब्रजावली भाषा का प्रयोग किया गया। ब्रजावली एक साहित्यिक भाषा थी जिसका उपयोग शंकरदेव ने अपने बरगीतों एवं अंकिया नाटकों की रचना के लिए किया था। यद्यपि वैष्णव धर्म के संदर्भ में उड़ीसा में तथा बंगाल में इसी प्रकार की भाषाएं प्रयुक्त होती थीं, किंतु ब्रजावली उनसे इस दृष्टि से अलग थी कि ब्रजवाली भाषा में मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अवधी, ब्रज और अन्य भाषिक तत्वों का सम्मिश्रण प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गिफ्ट टू मोनोथोस्ट। राजा राम मोहन राय द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था गिफ्ट टू मोनोथोस्ट। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी, मेरात उल अखबार और बंगदूत जैसी
स्तरीय पत्रों का संपादन किया। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा लिखित हिंदी का प्रसिद्ध नाटक है। यह मध्यवर्गीय जीवन पर आधारित नाटक है। इनके द्वारा लिखित अन्य नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक टू द ब्रिक एंड बैंक इंडियन 1991 स्टोरी के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जयराम रमेश। ये कौन है? पुस्तक टू द ब्रिंक एंड बैंक इंडियन 1991 स्टोरी के लेखक। टू द ब्रिक एंड बैंक इंडियन 1991 स्टोरी के लेखक जयराम रमेश हैं। यह किताब नरसिंह राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के 1991 के आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण परिवर्तन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सैम पैत्रोदा। ये कौन है? ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया के लेखक हैं। प्रसिद्ध आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया के लेखक सैम पैत्रोदा हैं। इनको भारत सरकार द्वारा विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित एक बांग्ला भाषा का उपन्यास है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इस उपन्यास से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चेतन भगत। मेकिंग इंडिया ऑसम, ठीक है, चेतन भगत। इनके अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास हैं हाफ गर्लफ्रेंड, वन इंडियन गर्ल, पॉइंट समवन, टू स्टेट्स, द स्टोरी ऑफ माई मैरिज। अगला क्वेश्चन है, वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभी पढ़ा था हमने, चेतन भगत। स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? स्ट्रेट ड्राइव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनील गावस्कर हैं स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक। स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक सुनील गावस्कर हैं। इन्हें 1980 में भारत सरकार द्वारा खेल जगत के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया तथा सुनील गावस्कर 1975 में अर्जुन पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। जून 2015 में प्रकाशित ट्रांसकेंडेंस माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस विद प्रमुख स्वामी जी, इस पुस्तक के राजनीतिक लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एपीजे अब्दुल कलाम। माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विद प्रमुख स्वामी जी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? अटल बिहार। इस पुस्तक के लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पुपुल जयकर। पुपुल जयकर, ये कौन है? इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक हैं पुपुल जयकर। इंदिरा गांधी की जीवनी इंदिरा गांधी एन इंटीमेट बायोग्राफी 1992 इसके लेखक हैं पुपुल जयकर।
पुपुल जैकर जो 70 वर्ष की आयु में राजीव गांधी के कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री बनी और राजीव गांधी की सांस्कृतिक सलाहकार रहीं। पुपुल जैकर को समाज सेवा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1967 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। गीत है अमार सोनार बांग्ला, इसकी रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अमार सोनार बंगला यानी मेरा सोने का बंगाल या मेरा सोने जैसा बंगाल बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। इसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा में लिखा था। टैगोर ने इसे बंग भंग के समय 1906 में लिखा था। इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, द लाइफ ट्री। द लाइफ ट्री डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। यह किताब 26 कविताओं की एक दुर्जेय व्याख्या है जो एक ही समय में निजी और सार्वजनिक रहा है। यह किताब 2005 में आई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नामों में से नीलांजना सुदेशना कौन है जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, झुंपा लाहिड़ी। निम्नलिखित नामों में से नीलांजना सुदेशना ये कौन है जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है? यह है झुंपा लाहिड़ी। नीलांजना सुदेशना झुंपा लाहिड़ी को भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है। यह लघु कथा के लिए जानी जाती हैं। इनकी प्रमुख किताबें द नेमसेक, द लोलैंड और इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज आदि हैं। इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, माई कंट्री माई लाइफ। उसके बाद द साइंटिफिक इंडियन, द इनविजिंग इन एम्पावर्ड नेशन और इग्नाइट माइंड्स, ये सभी अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई हैं। माई कंट्री माई लाइफ ये लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक है। अन्य तीनों द साइंटिफिक इंडियन, इनविजिंग एंड एम्पावर्ड नेशन, इग्नाइट माइंड्स, ये एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन है लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शरद पवार की लाइफ ऑन माई टर्म्स। लाइफ ऑन माई टर्म्स शरद पवार की आत्मकथा है। इस पुस्तक में मराठा नेता शरद पवार ने 50 साल के राजनीतिक व सामाजिक मुद्दों का विस्तृत किया है। अगला क्वेश्चन है कि विद्यापति निम्न में से किस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मैथिली के, विद्यापति मैथिली। विद्यापति भारतीय साहित्य की भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक और मैथिली भाषा के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं। विद्यापति की रचनाएं संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली तीनों में मिलती हैं। इन्हें वैष्णव व शैव भक्ति के सेतु के रूप में स्वीकार किया गया है। किसने भारत की आत्मकथा लिखी है? इनमें से कौन है जिसने भारत की आत्मकथा लिखी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नीरज सी चौधरी ने भारत की आत्मकथा लिखी है। नीरद चंद चौधरी भारत की आत्मकथा लिखी। इन्होंने नीरद बंगाल के विद्वान और अंग्रेजी लेखक थे। इनके द्वारा रचित एक जीवनी स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए इन्हें 1975 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बुकर पुरस्कार विजेता उस पुस्तक के नाम की पहचान करें जो दो जुड़वा भाइयों की कहानी को बताती है और साथ ही इस बात का वर्णन करती है कि लोगों के जीवन व व्यवहार में छोटी छोटी चीज़ें कितना बड़ा अंतर पैदा कर सकती हैं।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय द्वारा रचित पुस्तक है। इस पुस्तक के लिए अरुंधति रॉय को बुकर पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इसमें दो जुड़वा भाइयों की कहानी है। इस पुस्तक इस बात का भी वर्णन करती है कि लोगों के जीवन व व्यवहार में छोटी छोटी चीजें कितना बड़ा अंतर पैदा कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है कि अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनीता गेट्स बिल के। अनीता गेट्स बेल पुस्तक के लेखक हैं अरुण शौरी। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, झुम्पा लाहिड़ी। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।